नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। इसके बारे में आज हम जानेंगे, तो आइए देखते हैं। इस उपन्यास की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ये प्रकाशित कब किया गया? 1946 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इस उपन्यास की जो कथा है वो किस शताब्दी से संबंध रखती है, तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो कथा ली गई है वो 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है। इसीलिए इसे ऐतिहासिक उपन्यास की संज्ञा भी दी गई है। अब इसका शैली कौन सी है? लेखन की जो शैली है वो आत्मकथानक शैली में ये लिखा गया है। उपन्यास की शुरुआत से मालूम होता है कि ऑस्ट्रिया की एक वृद्ध महिला, जिसका नाम क्या है, मिस कैथरीन, से प्राप्त एक पांडुलिपि को आधार बनाकर व्योमकेश शास्त्री, जो स्वयं हजारी प्रसाद जी का छद्म नाम है, ने यह उपन्यास लिखा है। लेकिन उपन्यास के अंत में पता चलता है कि मिस कैथरीन एक काल्पनिक किरदार है और असलियत में उसे कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई थी। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह उपन्यास ही इतिहास और कल्पना की बुनावट से लिखा गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में ज़रूर ध्यान में रखना है कि 7वीं सदी के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं अराजकताओं का वर्णन हुआ है। यानी उस समय राज्य किसका था? हर्षवर्धन का। इस उपन्यास के कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है, शेष सब कुछ कल्पना के आधार पर गढ़ा गया है। यह उपन्यास हर्षचरित नामक जो संस्कृत ग्रंथ है उसको उपजीव्य मानकर आधार बनाकर लिखा गया है। यानी प्रेरणा स्रोत या मूल स्रोत कौन सा मान सकते हैं? हर्षचरित नामक जो संस्कृत का ग्रंथ है, ये बाण भट्ट की आत्मकथा का मूल स्रोत है लेखन के लिए। अब इसमें मुख्य पात्रों की अगर बात करें तो सबसे पहले बाण भट्ट है। हर्षवर्धन का राजपंडित, नियतिवादी है, सभ्य, शिष्ट एवं मृदुभाषी है। यह उपन्यास का नायक भी है। बाण भट्ट का वास्तविक नाम दक्ष भट्ट था, नारी का सम्मान करता था। निपुणिका की अगर बात करें तो निम्न श्रेणी की विधवा जो बाण भट्ट से प्रेम करती है। यह बाण की नाटक मंडली की पात्र भी थी, बाद में पान की दुकान चलाती है। तीसरी जो इसमें स्त्री पात्र है वो भट्टिनी है। भट्टिनी राजकन्या है और तुवर मिलिंद से की पुत्री है। इसका अपहरण होना और छुड़वाना ये नाटक के केंद्र में मुख्य घटना है। गौण पात्रों की अगर बात करें, अघोर भैरव है जो वाम मार्गी साधक है। लोरिक देव है, ये भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी है। सुगत भद्द है जो बौद्ध भिक्षु और आचार्य है। महामाया ग्रहवर्मा की रानी है। सुचरिता ये उपकथा की नायिका है। अन्य पात्रों की अगर बात करें तो हर्षवर्धन है, कृष्णवर्धन है, विग्रह वर्मा, तुवर मिलिंद और राजश्री है। अब अगर इसकी कथा को अगर हम देखें सार रूप में, तो प्रस्तुत उपन्यास में ऐतिहासिक पात्रों के साथ साथ काल्पनिक पात्र भी हैं। यह उपन्यास राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट के जीवन पर आधारित है। बाण भट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता और संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है, यानी इसके 20 उपभाग हैं। उपन्यास का उद्देश्य बाण भट्ट और हर्षवर्धन कालीन युग को संदर्भों जैसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक के साथ चित्रित और वर्णित करना है। इसके साथ साथ उस समय के समाज की जो मुख्य समस्या थी वो थी नारी के जीवन को महत्व ना देना, यानी नारियों के जीवन में अनेक कष्ट थे। तो इस उपन्यास के माध्यम से द्विवेदी जी ने नारी चेतना का भी सुंदर आख्यान किया है। इसमें उदात्त प्रेम का वर्णन है। बाण भट्ट स्वयं स्त्रियों के प्रति गहरा सम्मान रखता है। वास्तव में बाण भट्ट के द्वारा हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के स्त्री संबंधी विचारों को भी समझते हैं। नियुनिया यानी निपुणिका को उज्जैनी नाटक मंडली में भर्ती करने के बाद भट्ट सोचता है कि साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म में टकराव को भी उपन्यास का हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि उस समय की ये मूल घटनाक्रम है। ब्राह्मण और बौद्ध धर्म में भी टकराव था। हर्षवर्धन बौद्ध था,
लेकिन वह ब्राह्मणों को भी राज्य में संरक्षण देता था और समन्वय का हिमायती था, यानी दोनों में समन्वय बना रहे। सन 1946 ईस्वी में लिखा गया यह उपन्यास शायद स्वतंत्र भारत की ओर इसी समन्वय की आशा से देख रहा था। उपन्यास मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताता है। एक प्रसंग आता है जब बाणभट्ट को नदी पार करते समय वराह की मूर्ति और भट्टिनी में से किसी एक को बचाना होता है, तो वह भट्टिनी को बचाता है। रमेश कुंतक मेघ ने भौगोलिक मात्राओं को आधार बनाकर उपन्यास के कथानक को 5 भागों में बांटा है। वो 5 भाग कौन से हैं, जिसमें पहला चरण अगर देखें तो वो है स्थानीश्वर में बाणभट्ट और निपुणिका की भेंट होती है। वहाँ निपुणिका बाणभट्ट से कहती है कि छोटे राजकुल में भट्टिनी बंदिनी है, वहाँ से उसे किसी तरह निकालना होगा। इसके बाद बाण स्त्री वेश में जाकर उसे छुड़ा लाता है, किसको? भट्टिनी को। दूसरा जो चरण है इसके बाद बाणभट्ट भट्टिनी और निपुणिका को वह गंगा मार्ग से नौका द्वारा मगध ले जाता है। चुनार के किले के पास उसकी नौका पर कुछ डाकुओं का हमला होता है। बाण वहां से दोनों को बचाकर निकल जाता है और लोरिक देव नामक एक सामंत के घर पहुंचा देता है। तीसरे चरण में उन्हें वहीं छोड़कर वह हर्ष के दरबार में आता है और अपनी प्रज्ञा के बल पर वहां राजकवि नियुक्त होता है। बाद में बाण के द्वारा भट्टिनी को स्थानीश्वर आमंत्रित करना एवं भट्टिनी जीता रहना पाया जाता है, यानी भट्टिनी उस समय जीवित है और वो कहाँ पर आमंत्रित करता है? स्थानीश्वर में। चौथे चरण में यह चरण भट्टिनी के महत्व को प्रतिपादित करता है। वह आमंत्रित की रक्षिता शक्ति है, उसी के कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है। 5वें चरण में अगर देखें तो हर्ष के दरबार में बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका का आना तथा वहां रत्नावली नाटिका का मंचन होना। इसी नाटक के अंत में मंच पर ही निपुणिका के प्राणों का अंत हो जाता है। अंत में बाणभट्ट उद्देश्य प्राप्ति हेतु भट्टिनी को तुअर मिलिंद के यहाँ पहुंचाने जाता है। ये इसका 5वां चरण है। तो इस तरह से नाटक का जो कथानक है वो इन 5 चरणों के माध्यम से पूरा होता है। वैसे हमने इसमें देखा कि कितने इसमें भाग किए गए हैं, 20 भागों में ये विभाजित है। अब अगर इस नाटक के महत्वपूर्ण उद्धरण या जो संवाद हैं उनके बारे में अगर देखें तो उसमें सबसे पहले बाणभट्ट के जो उद्धरण है इस उपन्यास में वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बाणभट्ट क्या कहते हैं कि भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। तो ये वाक्य किसका है? ये बाणभट्ट का है, ये ज़रूर ध्यान में रखें। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है उनमें एक देवी शक्ति भी होती है, यह बात लोग भूल जाते हैं। ये स्त्रियों के प्रति बाणभट्ट के विचार हैं। लज्जा तो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है, यानी आभूषण है। ये भी किसने कहा है? बाणभट्ट ने। चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है, बुद्धिमान की नीति मौन होती है। ये किसके विचार हैं? ये बाणभट्ट के विचार हैं। इसी तरह से आचार्य पाद क्या कहते हैं? तर्क से विद्वेष बढ़ता है और विद्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्य का विध्वंस होता है। किसके विचार हैं? आचार्य पाद के ये विचार हैं। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता के जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया है उसी की पूजा कर। ये किसने कहा? बाबा ने कहा। जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो और आसक्त हो। तो ये भी विचार किसके हैं? ये विचार भी बाबा के हैं। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद है तो स्त्री द्वंद्वोन्मुखी। पुरुष मुक्त है तो स्त्री बद्ध है। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। किसके विचार है? ये महामाया के विचार हैं। आगे महामाया ये मानती है कि स्त्री प्रकृति है, वत्स उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। अघोर भैरव के विचारों को अगर देखें तो वो कहते हैं कि डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। निडर होकर अपने कर्तव्य का पालन करने का संदेश देते हैं। सुचरिता मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं है आर्य। ये किसके विचार हैं? सुचरिता के विचार हैं। महामाया कहती है कि धर्म की रक्षा अनन्य विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती, वह होती है तो अपने को मिटा देने से। मृत्यु का भय माया है। तो ये धर्म की रक्षा के विचार हैं किसके? महामाया के।
स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका दंश मास भी नहीं बता सकते। ये बाणभट्ट के विचार हैं। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है। मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है। ये किसके विचार हैं? योगी के विचार हैं। प्रेम एक और अभिजात्य है, इसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। निपुणिका के कथन है ये। दुनिया केवल प्रस्तर और प्रतिमाओं पर जान देती है। चारुस्मिता, अपने को निशेष भाव से देना ही वशीकरण है। ये किसके विचार हैं? निपुणिका के विचार हैं। मैं स्त्री को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। ये बाणभट्ट के विचार हैं। देखिए यहाँ पर स्त्री के प्रति जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार हैं वो तत्कालीन परिस्थितियों के कारण स्त्री को मान सम्मान दिलाना समाज में एक उस समय का मूल उद्देश्य था, या उस समय के जो विचारक और लेखक थे उन्होंने इस भाव को मुख्य तौर पर उठाया, क्योंकि स्त्री के जीवन में उस समय अनेक बंदिशें थी, पाबंदियां थी, जिसके कारण वो स्वतंत्र जीवन नहीं जी पा रही थी। तो अपने नाटक, अपने उपन्यास के माध्यम से जो तत्कालीन लेखक हैं वो इस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं समाज का, ताकि स्त्रियों को भी समानता का अधिकार मिल सके, मान सम्मान मिल सके। जो उनके साथ दरिद्रता का व्यवहार किया जाता है, जो उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उन पर उस अत्याचार से उनको मुक्ति दिलाई जा सके। तो इस तरह के विचार बाणभट्ट जैसे नायक के मुख से कहलवाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करना इस उपन्यास के केंद्र में रहा है। उम्मीद करती हूँ कि इस उपन्यास के जो मूल तथ्य हैं वो आपके लिए उपयोगी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।